ज्ञानानन्दमयं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले समवेतानां भवतां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरन् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः समासप्रकरणम् अधिकृत्य स्वीयं व्याख्यानं स्वाध्यायं वा कर्तुं भवतां समक्षं गत दिनानि इव अद्यापि समुपस्थितोस्मि। मित्रों, हम लोग कल वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी समासक प्रकरण के तत्पुरुष समास तृतीया तत्पुरुष के संदर्भ में पठित जो सूत्र हैं, उद्धृत सूत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। अन्येन व्यंजनम, इस सूत्र तक हमारी स्वाध्याय यात्रा पहुंची थी। आज हम लोग वक्षेण मिश्रीकरणम, इस सूत्र से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो वक्षेण मिश्रीकरणम, इस सूत्र में, समास विधायक सूत्र में वक्षेण तृतीयांत और मिश्रीकरणम प्रथमांत, ये दो पद हैं। इन पूर्व सूत्रों की तरह यह सूत्र भी अपने अर्थ का बोध कराने के लिए पर्याप्त पदों को धारण नहीं करता है। फलस्वरूप पूर्व की तरह इस सूत्र में भी हम सूत्रांतर से कतिपय अधिकार के माध्यम से और कतिपय अनुवर्तन के माध्यम से पदों को यहाँ लाएंगे और इस सूत्र के साथ उनकी एक वाक्यता होगी और सूत्र का अर्थ होगा। तो यहाँ हम ये प्राक्कटारात् समासः, तत्पुरुषः, विभाषा, ये इनका तो अधिकार, नित्य अधिकार आ ही रहा है। इसके अतिरिक्त सुवामंत्रिते परांगवत स्वरे से सुप्रथमांत पद और सह सुपा संपूर्ण सूत्र का अनुवर्तन करेंगे और साथ साथ तृतीया एक प्रथमांत पद का भी हम यहाँ अनुवर्तन करेंगे। तो इन सब के अनुवर्तन के पश्चात जो सूत्र का अर्थ होगा वह यह है कि ये तृतीयांतम, इससे पहले हम जो सूत्रगत जो पद हैं उनके अर्थ पर भी विचार कर लें। यहाँ भक्ष पद से क्या लिया गया है और मिश्रीकरण पद से क्या अभिप्रेत है। तो मिश्रीकरण, मिश्री क्रियते खाद्यम द्रव्यम अनेन इति मिश्रीकरणम, मिश्री क्रियते खाद्यम द्रव्यम अनेन इति मिश्रीकरणम। भक्ष यानी खाद्य द्रव्य को हम जिसमें शांति मिलाते हैं और मिला करके उस खाद्य द्रव्य को सुस्वादु बनाते हैं, और ऐसे साधनभूत जो द्रव्य है उसको हम वही यहाँ पर मिश्रीकरण पद से अभिप्रेत है। मिश्री क्रियते खाद्यम द्रव्यम अनेन इति मिश्रीकरणम, ये मिश्रीकरण पद से ये हैं गुड़ आदि। भक्ष पद से
हम जिसे खाते हैं, खादितुम भोक्तुम योग्यम इत्यादि, वो हैं, वो भक्ष्य है। ऐसे पदार्थ यहाँ धान्यादि होते हैं। तो इनको यहाँ पर जो तृतीयांत है, अंत जो मिश्रण करना, मिलाना अर्थ का पर्याय वाची जो तृतीयांत पद, तृतीयांत सुबंत, मिश्रीकरण के साधनभूत जो तृतीयांत पद यानी तृतीयांत सुबंत, उसका मिश्र पदार्थ अर्थात जिसमें हम गुड़ आदि का मिश्रण करते हैं, उस मिश्रण पदार्थ यानी भक्ष्यवाचक पदार्थ के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब यहाँ उसका उदाहरण देते हैं, गुडे न धानः गुड धानः। ये गुडे न धानः ये लौकी विग्रह वाक्य है। गुडटा और धाना सु, धाना यहाँ पर भ्रिष्ट माने भूंजे हुए यवादि अन्न के लिए उपयुक्त प्रयोग हुआ है। इसका नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, इसलिए धाना ऐसा यहाँ प्रयोग हुआ है। अमरकोश धाना भ्रिष्ट यवे स्त्रियः, धाना वहाँ ये पद का प्रयोग हुआ है और स्त्री में लिंग में इसका प्रयोग होता है, बहुवचनांत प्रयोग इसका होता है, ऐसा निर्देश है कोश में। तो धाना से वही ऐसा भूंजा हुआ अन्न जिसमें गुड़ मिला करके हम खाने योग्य बनाते हैं और खाते हैं, यानी वो भक्ष्य पदार्थ हमारा बनता है। ऐसे अन्न आदि को हम धान कहते हैं। तो गुड़े न मिश्रः, गुड़े न धानः ऐसा लौकी विग्रह है और गुड़टा धाना सु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। इसी स्थिति में समास विधायक सूत्र का प्रवर्तन होता है लक्ष्य में। तो अब यहाँ समास विधायक सूत्र हमारा है भक्ष्यन मिश्रीकरणम। उसका अर्थ है कि मिश्रण जो द्रव्य है यानी उसका वाचक जो तदवाची जो तृतीयांत सुबंत, उस तृतीयांत सुबंत का भक्ष्य वाचक के सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये सूत्र का अर्थ है। अब हम इसका समन्वय करें लक्ष्य में। लक्ष्य हमारा है गुड़टा धानसु। अब ये गुड़ जो है मिश्रण द्रव्य है, मिश्री क्रियते अनेन इति मिश्रीकरणम। तो मिश्रीकरण द्रव्य है और वह तृतीयांत भी है, तृतीयांत सुबंत है। इसलिए इसका जिसमें हम इसका मिश्रण करते हैं ऐसा जो भक्ष्य पदार्थ है उसका वाचक जो सुबंत है उसके साथ समास संज्ञा होगी और तत्पुरुष संज्ञा होगी। समास संज्ञा हो गई और तत्पुरुष संज्ञा भी हो गई। अब इसकी प्रादिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक होगा, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग होकर के गुड़ धाना बना, स्वादुत्पत्ति करके गुड़ धाना ऐसा प्रयोग होता है। यहाँ पर एक प्रश्न है कि आप तो गुड़ का तो मिश्रण क्रिया में अन्वय हो रहा है, गुड़ तो मिश्रण क्रिया द्वारा धान के साथ अन्वित होता है। साक्षात गुड़ का मिश्रण क्रिया धान के साथ अन्वय रूपी सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है। और यह समास विधि जो होती है वो समर्थाश्रित होती है। सामर्थ्य चाहे एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य की स्थिति में हम जब अनेक पदार्थों अलग अलग पदों से अलग अलग अर्थ के वाचक अलग अलग पदों का हम एक पद के एक अर्थ से अलग अलग पदों का अर्थों के वाचक अलग अलग पदों को हम समुदाय निष्ठ एक शक्ति मानकर और हम प्रयोग करना चाहते हैं, एकार्थ में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहाँ एकार्थी भाव होता है। और इसी एकार्थी भाव की स्थिति में समास शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, समास होता है, समास विधि होती है। अब यहाँ तो ये जो मिश्रण गुड़ टा है
और इधर धान सु है, इनका परस्पर सामर्थ्य नहीं है, अन्वय नहीं हो रहा है। क्यों? कि गुड मिश्रण सापेक्ष है, वो मिश्रण क्रिया में उसका संबंध है, और मिश्रण क्रिया का संबंध गुड से हो सकता है। तो साक्षात गुड का मिश्रण धान में के साथ सामर्थ्य नहीं होने के कारण सामर्थ्याभाव में समास विधि नहीं होगी। जैसे अन्य न व्यंजनम सूत्र पर हम लोग दध्योदन में भी ये स्थिति थी कि दधि का उपसेकक क्रिया में अन्वय है, ओदन में अन्वय नहीं है, इसलिए ओदन में अन्वयाभाव रूप सामर्थ्य है, अन्वय रूप सामर्थ्य के न होने से वहाँ भी समास नहीं होगा। ऐसी जिज्ञासा हुई थी, जिसका समाधान आचार्य ने किया था कि उपसेकक क्रिया द्वारा दधि का ओदन के साथ संबंध है। ठीक उसी तरह का प्रश्न आज यहाँ भी उपस्थित हो रहा है कि गुड़ का साक्षात धान में अन्वय रूपी सामर्थ्य नहीं होने से सामर्थ्याभाव में समास विधि नहीं हो सकेगी, जिसका समाधान आचार्य स्वयं कर रहे हैं कि मिश्रण क्रिया द्वारा सामर्थ्यम। गुड़ का मिश्रण क्रिया में अन्वय है और मिश्रण क्रिया का गुड़ के साथ धान के साथ अन्वय है, इसलिए ये व्यापार भूत जो मिश्रण क्रिया है तद्वारा अन्वय है गुड़ का धान के साथ, इसलिए सामर्थ्य है। सामर्थ्य होने पर ये समास विधि होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे चतुर्थी तदर्थार्थ वलिहित सुख रक्षित। अब ये तृतीया तत्पुरुष का संदर्भ यही पूर्णता को प्राप्त कर गया। हम लोग तृतीया तत्पुरुष तक अपनी स्वाध्याय यात्रा को पूर्ण कर चुके। अब चतुर्थी तत्पुरुष समास में हमारी स्वाध्याय यात्रा प्रवेश कर रही है, जिसके लिए प्रथम सूत्र के रूप में यहाँ आचार्य ने चतुर्थी तदर्थार्थ वलिहित सुख रक्षित इस सूत्र को उपस्थापित किया है। इस सूत्र में चतुर्थी प्रथमांत पद है और तदर्थार्थ वलिहित सुख रक्षित ये समस्त तृतीयांत पद है। इसमें कई समासों का अंतर्भाव है, यानी द्वंद्व समास है, फिर बहुव्रीहि समास है, पुनः द्वंद्व समास है, द्वंद्व बहुव्रीहि गर्भित द्वंद्व समास है। इसमें ये तृतीयांत रक्षित ही में कैसा। अब हम यहाँ पर समास विधि को समझें, पहले समास विग्रह को समझें। तो यहाँ भी विग्रह है कि तदर्थार्थ, तदर्थ शब्द पहले आया तो तत्शब्द से हम तस्मै अर्थः तदर्थः, तस्मै इदम तदर्थम असपद विग्रह समास है। अर्थे न नित्य समास विशेष लिंगता च वक्तव्यम। यहाँ पर असपद विग्रह समास है। तस्मै इदम लौकिक विग्रह वाक्य में इदम दिखाई पड़ रहा है और समास होता है तत् अंगस इंगे और अर्थ सु के साथ, इसलिए असपद विग्रह समास होने से ये नित्य समास है। अब अर्थे न नित्य समास है विशेष लिंगता चेती, उससे हम इसको यहाँ समास कर देते हैं और इसका लिंग जो होगा ऐसे आमतौर पर परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो से पर द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में परपद का जो लिंग, पर पद का जो अर्थ है उसका जो लिंग होता है वही लिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये विशेष लिंग, विशेष के लिंग के अनुसार इसका लिंग होगा। तो तस्मै इदम तदर्थम, और फिर तदर्थम का अर्थ के साथ फिर तदर्थम ऐसा हो जाएगा। फिर तदर्थं च अर्थश्च बलिश्च हितंच सुखंच रक्षितंच इति तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिताः तैः तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। ऐसा यहाँ पर पहले बहुव्रीहि समास, फिर द्वंद्व समास, इतर जो द्वंद्व समास ऐसा हुआ है। नहीं, पहले तो द्वंद्व समास तत्पुरुष समास हुआ। अर्थे न नित्य समास विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम से पहले तस्मै चतुर्थ्यंतार्थाय इदम तदर्थम
यहाँ पर अष्टपद विग्रह समास है, विग्रह करते हैं इदम के साथ तत्पदार्थ का और तत्पद का, और समास करते हैं अर्थ के साथ, इसलिए अष्टपद विग्रह समास होने से यह नित्य समास है। तो पहले द्वंद्व समास हुआ तो तदर्थ बना, और अर्थश्च, और तदर्थाय इदम तदर्थम, तदर्थंच बलिंच बलिश्च सुखंच रक्षितं चेति बलिहित तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिता तई तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितई, ऐसा समास, ऐसा यहाँ द्वंद्व समास हुआ है। यहाँ पर तृतीया जो अनुवर्तन के द्वारा तृतीया पद का होता था अनुवर्तन, उसका अब यहाँ से निवर्तन हो गया। यहाँ पर चतुर्थी ये स्वयं आ गया एक पद के रूप में, और तत्पुरुषः विभाषा समासः इन तीन का यथावत अधिकार है। उसी तरह से सुप और ससुपा का भी यथावत अधिकार है। इन सब के अधिकार और अनुवर्तन से प्राप्त जो पद हैं और सूत्रगत जो पद हैं, इन सबों को हम परस्परान्वय करते हैं तो सूत्र का अर्थ होगा कि चतुर्थ्यंत, चतुर्थी भी प्रत्ययबोधक पद है, क्योंकि इंगे भ्याम भ्यस इन प्रत्ययों की चतुर्थी संज्ञा होती है, तो यह भी प्रत्ययबोधक हो गया। इसलिए प्रत्यय ग्रहणे तदंतम ग्राह्यम, इसमें भी अंत तदंत विधि हो जाएगी, तो चतुर्थ्यंत ऐसा अर्थ हो जाए। चतुर्थ्यंत जो सुबंत, चतुर्थी विभक्ति है अंत में जिसके, ऐसा जो सुबंत, उस सुबंत का चतुर्थ्यंतर्थाय जत। अब यहाँ पर जो तदर्थ शब्द था उसी का अर्थ कर रहे हैं कि चतुर्थ्यंत, तत्पद से यहाँ पर हम चतुर्थ्यंत जो पद है उसका अर्थ हम लेंगे। तस्मै इदम तदर्थम में जो तत्पद है, उस तत्पद का अर्थ अभिप्रेत है आचार्य को कि चतुर्थ्यंत जो पद, उस पद का जो अर्थ, वह अर्थ तत्पद से लिया गया है। और उस अर्थ के लिए जो है अर्थ प्रयोजनक जो स अर्थ माने चतुर्थ्यंत जो पद, उस पद का जो अर्थ है, और वह अर्थ ही है प्रयोजन जिसका, ऐसा जो तदर्थ है वह, और अर्थ बलि रक्षित, बलि हित सुख और रक्षित है ना, इत्येतत् प्रकृतिक कई सुबंतैः सह समस्यते। कह चतुर्थ्यंतम सुबंतम, चतुर्थ्यंत सुबंत का चतुर्थ्यंतार्थाय जत माने चतुर्थ्यंतार्थ है अर्थ माने प्रयोजन जिसका, ऐसा इस अर्थ का बोधक जो पद, तत्प्रकृतिक जो सुबंत, अर्थ प्रकृतिक सुबंत, बलि प्रकृतिक सुबंत, हित प्रकृतिक सुबंत, सुख प्रकृतिक सुबंत और रक्षित प्रकृतिक सुबंत के साथ, इन सुबंतों के साथ चतुर्थ्यंत सुबंत का समास होता है। ये सूत्र का अर्थ होगा। इसको आचार्य ने लिखा चतुर्थ्यंतार्थाय यत्, चतुर्थ्यंत से चतुर्थी भक्ति अंत में लगकर बना हुआ जो पद वह चतुर्थ्यंत है, और उस चतुर्थ्यंत के पद का जो अर्थ है ना, उस चतुर्थ्यंत पदार्थ के लिए, पदार्थ है प्रयोजन जिसका, तदवाचक जो पद उसके साथ तदवाचिना उसके साथ, और अर्थादि प्राकृतिक सुबंतों के साथ चतुर्थ्यंत का समास होता, तत्पुरुष समास होता है, और वह समास संज्ञा होती है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये अर्थ है। अब यहाँ पर तदर्थ शब्द से हम बलहित प्रकृति विकृति भाव लेते हैं। आचार्य को तदर्थ पद से प्रकृति विकृति भाव विवक्षित है, अभिप्रेत है। क्यों? वह इसलिए कि यदि तदर्थ का तस्मै इदम तदर्थम ये सामान्य अर्थ यदि लिया जाता, चतुर्थंतार्थ के लिए जो हो वही तदर्थ यदि माना जाता, तो भूताय बलि यहाँ भी तदर्थ है, गवे रक्षितम यहाँ भी तादर्थ, बलि में भी तादर्थ है, गवे रक्षितम में भी तादर्थ है। क्योंकि बलि किसके लिए है? बलि का अर्थ माने प्रयोजन क्या है? वो भूत
के लिए है। और ये रक्षित जो घासादि जो रक्षित पदार्थ हैं, इनका क्या प्रयोजन है, तो वो गायों के लिए है। तो ये यहाँ पर भी तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या से चतुर्थी भक्ति, तादर्थ में ही चतुर्थी भक्ति होती है। तो तदर्थ का यदि सामान्य तदर्थ ही तस्मै इदम तदर्थम अर्थ लेते, तब तो बलि और रक्षित, ये इन दो पदों के यहाँ पर सूत्र में उपादान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तदर्थ मान करके भी यहाँ भी चतुर्थी, यहाँ भी तदर्थार्थ चतुर्थी, तादर्थ चतुर्थी, तदर्थ मान करके यहाँ भी समास हो जाता। इसके अलग से इसके सूत्र में उपादान करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु उपादान किया गया है। उपादान ग्रहण व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करता है कि यहाँ सूत्र में जो तदर्थ पद है वह प्रकृति विकृति भाव परक है। तो यहाँ पर प्रकृति विकृति भाव हम लेंगे, इसलिए कहा तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवं गृह्यते। कुतः, कहा कि वलिहित सुख वलि रक्षित ग्रहणाज ज्ञापकात्। ये वलि और रक्षित पद का जो ग्रहण किया गया है सूत्र में, यदि तदर्थ पद का सामान्य अर्थ हम लेते तस्मै इदम तदर्थम, तो भूताय इदम भूत बलि और गवे इदम गोरक्षितम, ऐसा यहाँ भी समझ हो जाता। इसके लिए अलग वलि और रक्षित पद को उपादान की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उपादान किया गया है। वो उपादान व्यर्थ पड़ेगा, व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करेगा कि सूत्रस्थ जो तदर्थ पद है उससे प्रकृति विकृति भाव अर्थ ही लेना है। अब प्रकृति विकृति भाव अर्थ यदि मात्र लेंगे तो भूत और बलि में प्रकृति विकृति भाव नहीं बनता है, इसलिए तदर्थ मात्र से वहाँ समास नहीं होगा। इस तरह से गवे रक्षितम गो रक्षितम में प्रकृति विकृति भाव नहीं बनता है, तो समास नहीं होगा। और समास होता है, इसलिए तदर्थ रक्षित पद का उपादान सार्थक हो जाएगा, अव्यर्थ इसका व्यर्थ नहीं होगा। उदाहरण देते हैं तदर्थ का, चतुर्थंतर्थाय इदम तदर्थम, इसका उदाहरण देते हैं। और चतुर्थंतार्थ से प्रकृति विकृति भाव लेना है। एक प्रकृति हो और दूसरी विकृति हो, दो पदार्थों में। एक पद का अर्थ प्रकृतिभूत हो और एक पद का अर्थ विकृतिभूत हो, ये दो समसमान पदों में ये स्थिति होनी चाहिए। तो देखिए, यूपाय दारू लौकी विग्रह वाक्य है। यूपाय दारू, दारू कहते हैं काष्ठ विशेष को, और यूप कहते हैं काष्ठ से बनी हुई वह वस्तु जिसमें हम बैलों को बांधते हैं, वो यूप है। तो एक प्रकृति है, दारू उसकी प्रकृति है और यूप उसकी विकृति है। तो ये प्रकृति विकृति भाव है। यहाँ पर तस्मै यूपाय इदम दारुहु, इदम दारुहु तदर्थम, यहाँ पर एक प्रकृति है एक विकृति है। तो ये तदर्थ में चतुर्थ्यंत हो, यहाँ पद यहाँ पर है यूप एंगे, उसका चतुर्थ्यंत का चतुर्थ तदर्थ माने चतुर्थ्यंतार्थ के लिए जो पदार्थ है, तदवाचक जो सुबंत है उसके साथ समास होता है। ऐसा सुबंत है दारुसु, उसके साथ समास संज्ञा प्रादिपदी तत्पुरुष समास संज्ञा प्रादिपदी संज्ञा विभक्ति का लोप विसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके यूप दारू बना, स्वादुत्पत्ति करके सु आएगा, सु का लोप हो जाएगा, तो यूप दारू बना। अब यदि हम प्रकृति विकृति भाव तदर्थ पद से नहीं लेते तो या प्रकृति विकृति भाव ही यहाँ तदर्थ पद से गृहीत मान्य है। इसीलिए रंधनाय स्थाली, यहाँ पर स्थाली तदर्थ है, चतुर्थंतार्थ चतुर्थ्यंत है रंधनाय, उसका अर्थ है रंधन। और उस रंधन के लिए क्या है, अस्थाली है। तो तदर्थ तादर्थ तो अस्थाली में भी है, लेकिन प्रकृति विकृति भाव रंधन और अस्थाली में नहीं है। चतुर्थंतार्थ जो रंधन है और तदर्थ जो अस्थाली है उसमें प्रकृति विकृति भाव नहीं होने से यहाँ पर तदर्थार्थ चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुरक्षित से तत्पुरुष समासन नहीं हुआ, वाक्य का ही प्रयोग होता है। इसी तरह से कहा कि जब यहाँ नहीं होता है प्रकृति विकृति भाव नहीं होने से, तो फिर अश्वघासः
अश्वघास आदि जो पद हैं वहाँ पर कैसे हो जाता है? अश्वघासः, इन स्थलों में भी तो समास देखा जाता है। धर्मार्थम नियमः धर्म नियमः, अश्वार्थं घासः अश्वघासः। यहाँ पर कैसे? यहाँ तो भी तो बलि क्या नाम है, चतुर्थ प्रकृति विकृति भाव नहीं है घास में, और अश्व में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। इस तरह से नियम में और धर्म में प्रकृति विकृति भाव नहीं है, फिर भी तो यहाँ चतुर्थी समास हुआ है। कहा कि नहीं, अश्वघासादयस्तु षष्ठी समास, वहाँ पर षष्ठी समास है। ये कहा अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगिता च वक्तव्यम। अब एक आगे उदाहरण आने वाला है, द्विजार्थः सुप, द्विजार्थः, द्विजार्था और द्विजार्थम। ये तीन तरह का, तीन लिंगों में समास हो करके, तीन लिंगों में एक ही समस्त पद का प्रयोग है। पुल्लिंग में भी प्रयोग है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग है, और नपुंसक लिंग में भी यहाँ पर प्रयोग देखा जा रहा है। कहाँ में प्रयोग है द्विजार्थः सुपः, और स्त्रीलिंग में प्रयोग है द्विजार्था जवागु, और नपुंसक लिंग में प्रयोग है द्विजार्थम पयः। इसके लिए यदि हम इसी सूत्र से समास करते, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितैः में, ये समास यहाँ हो सकता था, क्योंकि द्विजाय अयम द्विजार्थः, यहाँ पर अर्थेन नित्य समासः, यहाँ पर चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितैः, ये अर्थ है। अर्थ के साथ चतुर्थ्यंत का, चतुर्थ्यंत सुबंत का अर्थ प्रकृतिक सुबंत के साथ समास संज्ञा और तत्पुरुष समास संज्ञा हो जाएगी, काम चल जाएगा। इसको अलग वार्तिक करने कि ये अलग वार्तिक का आचार्य ने इसलिए प्रवर्तन किया, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित से यहाँ समास करते तो ये समास परवलंगम तत्पुरुषयो, इस सूत्र के नियम के अनुसार इसका परपद जो अर्थ है उसके अर्थ शब्द नित्य अर्थो विधेय रही वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु, अर्थ शब्द नित्य पुल्लिंग है, उसके साथ ये हमेशा ये द्वंद्वांत द्वंद्व समास के अंत में विद्यमान जो अर्थ पद है ये पुल्लिंग होने से पुल्लिंग में ही इसका समस्त पद का प्रयोग होता, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में इस समस्त पद का प्रयोग नहीं होता। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग अर्थांत तत्पुरुष का होता है, ऐसा प्रयोग मिलता है। अतः उसकी उत्पत्ति के लिए आचार्य ने पुनः अर्थेन नित्य समासः विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, ये समास विधायक इस नियम को का प्रवर्तन किया है। अर्थ शब्द के साथ चतुर्थ्यंत का, चतुर्थ्यंत सुबंत का अर्थ प्रकृतिक सुबंत के साथ नित्य समास संज्ञा और तत्पुरुष समास संज्ञा होती है, लेकिन विशेष लिंगता, एक दो बात इसमें है, एक तो ये विशेष से निघ्न हो जाएगा और दूसरा ये नित्य समास होगा, दो वैशिष्ट्य होगा। यदि हम पूर्व सूत्र से ही समास यहाँ करते तो एक पक्ष में वाक्य होता और दूसरे पक्ष में समस्त पद होता। दूसरी बात, अर्थ के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता, और अर्थ नित्य पुल्लिंग है इसलिए मात्र पुल्लिंग में ही उसका प्रयोग होता। इस वार्तिक से यदि हम समास करते हैं तो यह समास नित्य होगा। इसके लौकिक विग्रह वाक्य के रूप में इसके वृत्त्यर्थ का बोध कराने के लिए लौकिक विग्रह वाक्य के लिए लौकिक विग्रह वाक्य का प्रयोग नहीं होगा। ये दो वैशिष्ट के लिए वैशिष्टों के आधार पर इस वार्तिक का प्रवर्तन हुआ है। तो ये अर्थेन नित्य समास विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, चतुर्थ्यंत का अर्थादि प्रकृति अर्थ प्रकृतिक सुबंत के साथ नित्य समास होता है और इसका लिंग विशेष के लिंग के अनुसार होगा। ये विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होगा और विशेष का जो लिंग होगा उसी के अनुसार इसका भी लिंग होगा। ये है।
तो यदि हम सूप को विशेषण के रूप में रखते हैं तो सूपः पुल्लिंग है, तो द्विजाय इदम द्विजार्थः सूपः, अब सूप के लिंग के अनुसार इसका लिंग हो जाएगा। इसी तरह से यवागु स्त्रीलिंग है, तो यवागु का यदि ये विशेषण के रूप में ये समस्त पद प्रयोग होगा तो यवागु स्त्रीलिंग है, इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएगा। तो द्विजाय इयम पुल्लिंग अर्थबोध कराना होगा, तो द्विजाय अयम द्विजार्थः सूपः, द्विजार्थः। यदि स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करना होगा तो द्विजाय इयम द्विजार्था टाप होकर के द्विजार्था बनेगा, और यदि नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग करना होगा तो द्विजाय इदम द्विजार्थम पयः। अब यहाँ पर जो चतुर्थंत जो है द्विज एंगे उसका अर्थ के साथ नित्य समास के साथ समास तत्पुरुष समास होगा और तत्पुरुष समास कहलाएगा। समास होने पर प्रादिपद संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग द्विजार्थ बनेगा, और फिर इसका लिंग के अनुसार इसका प्रयोग होगा। तो लिंग में रामः की तरह द्विजार्थः, स्त्रीलिंग में रमा की तरह द्विजार्था, और नपुंसक लिंग में फलम की तरह ज्ञानम की तरह द्विजार्थम, ऐसा प्रयोग होगा इसका। आगे है चतुर्थंत का भूतादि प्राकृतिक सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके उदाहरण के रूप में भूताय बलि भूत बलि, ये द्विजार्थ शब्द है, इसका अन्वय जो होता है वो अश्वपद विग्रह समास है, इसलिए नित्यता इसमें आएगी। तो अश्वपद विग्रह समास है, यम इदम शब्द के साथ विग्रह होता है और समास अर्थ के साथ होता है, इसलिए नित्य समास है। अब भूताय बलि भूत बलि, चतुर्थ्यंत भूत टा बलिसु, चतुर्थ्यंत है भूत एंगे बलिसु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। यहाँ पर चतुर्थ्यंत हो गया भूत एंगे, उसका समर्थ सुबंत बलि प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा, और वह तत्पुरुष समास संज्ञा प्रादिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि समास विधायक सूत्र में चतुर्थी प्रथमांत पद है, उसके द्वारा निर्दिष्टमान लक्ष्य में है भूत, इसलिए उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्व प्रयोग होगा। भूत बलि स्वाद उत्पत्ति करके भूत बलि ही, गवे हितम गो एंगे हितसु। अब यहाँ पर भी चतुर्थंत का हित प्राकृतिक सुबंत के साथ समास संज्ञा तत्पुरुष समास संज्ञा प्रादिपदिक संज्ञा स्वाद उत्पत्ति पूर्व उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होकर के गो हितम। इस तरह से गवे सुखम गो सुखम, गवे रक्षितम यथा गोभ्य रक्षितम गो रक्षितम, गोभ्य सुखम गो सुखम, गोभ्य हितम, ये बहुवचन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये चतुर्थी तत्पुरुष जो है वो चतुर्थी तत्पुरुष का जो निर्वचन है आचार्य ने, निर्वचन में आचार्य ने एक सूत्र और एक वार्तिक मात्र का प्रयोग किया, उपस्थापित किया है, और इसी में संपूर्ण चतुर्थी समास तत्पुरुष का समावेश कर लिया है। आगे अब हम पंचमी तत्पुरुष समास में अपनी स्वाध्याय यात्रा को प्रवेश कराएं। उसके लिए पहला सूत्र है पंचमी भयेना। पंचमी भयेना में भी दो पद हैं। अब चतुर्थी का यहाँ पर अनुवर्तन नहीं होगा, जैसे तृतीया का अनुवर्तन कई सूत्रों तक होता रहा, चतुर्थी तदर्थार्थ से पहले यहाँ आकर उसका निवर्तन हो गया। इसी तरह से यहाँ चतुर्थी ये का अनुवर्तन नहीं होगा, उसके लिए पंचमी यहाँ आ चुका है एक समसमान पद का निर्देश करने के लिए, इसलिए चतुर्थी पद का यहाँ अनुवर्तन नहीं होगा जैसे तृतीया पद का होता रहा। पंचमी भयेन में मात्र दो पद हैं, एक प्रथमांत है और एक तृतीयांत है। यहाँ भी हम पूर्व सूत्र की तरह समासः तत्पुरुषः विभाषा इन तीन पदों का अधिकार लाएंगे और सुप सहसुपा सूत्र का अनुवर्तन करेंगे। तो सूत्र का अर्थ होगा कि पंचम्यंत सुबंत का ये भय अर्थ के वाचक समर्थ सुबंत के साथ
समास संज्ञा होती, समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये सूत्र का अर्थ होगा। ये देते हैं चोर भयम, चोराद भयम, चोर भयम। अब यहाँ पर पंचम्यंत, अब इसका अलौकिक विग्रह वाक्य होगा चोर अंगसी और भयसु। पंचम्यंत सुबंत हो गया चोर भीष, चोर अंगसी, और उसका भय वाचक समर्थ सुबंत हो गया भयसु। उसके साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग स्वाद उत्पत्ति करके चोर भयम, ये समस्त पद की उत्पत्ति, इसकी सिद्धि होती है। आगे हम एक वार्तिक इस पर पढ़ेंगे, क्योंकि पंचमी तत्पुरुष समास से समस्त कुछ ऐसे पद भी का भी प्रयोग होता है वाङ्मय में, जिसकी सिद्धि पंचमी भय न मात्र से नहीं होती है। ये भय वाचक के सुबंत के साथ समास मात्र करता है पंचम्यंत का, केवल भय शब्द के, भय प्राकृतिक सुबंत के साथ जो शब्द हैं उनका ग्रहण इसमें नहीं होता है, लेकिन वैसे भी प्रयोग देखे जाते हैं जिसमें है भीत है, भीति है, भी है। ऐसे भी भयवाचक जो सुबंत हैं उनके साथ पंचम्यंत पद का समास करके समस्त पद का प्रयोग वाङ्मय में मिलता है। उसकी उत्पत्ति के लिए आचार्य ने ये इस वार्तिक का प्रवर्तन किया है। वार्तिक का स्वरूप है भय, भीत, भीति, भी रीति वाच्यम। ये तृतीयांत पद है, भय, भीत, भीति, भी वाच्यम प्रथमांत पद है। यहाँ पर भी हम पंचमी भय न से पंचमी और वो सुप, सहसुपा, तत्पुरुषः, विभाषा इत्यादि सबका अधिकार भी होगा, तब सूत्र का वार्तिक का अर्थ होगा कि पंचम्यंत सुबंत का भय प्राकृतिक सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ, भीत प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ, भीति प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ और भी प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा होती है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया, ब्रीक भीतः, ब्रीकेभ्यः भीतः, डरा हुआ। ब्रीक एक पशु विशेष है जो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं यहाँ मनुष्यों को खा जाता है, तो ऐसे ब्रीक शायद वही है। ब्रीक भीतः, ब्रीकेभ्यः भीतः, ब्रीक भीतः। अब पंचम्यंत सुबंत हो गया ब्रीक भ्यस, उसका समर्थ भी प्राकृतिक समर्थ सुबंत जो है कौन, भीत सु, उसके साथ तत्पुरुष समास। इसी तरह से ब्रीक भी ही, ब्रीक भीति ही, ब्रीक भी ही, ऐसा भी होगा। तो ये सब के साथ तत्पुरुष समास, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति कालुक, उपसर्जन संज्ञा प्रयोग करके जैसे चोराद भयम बना, उसी तरह से ब्रीक भीतः, ब्रीक भीति ही, ब्रीक भी ही, ऐसा भी प्रयोग इस वार्तिक से बनता है। आगे हम पढ़ेंगे पंचमी समास में ही अभी चलेंगे, वो है अपेता, पोढ़, मुक्त, पतिता, पत्रस्तैरल्पसः। इतना बड़ा ये एक ही सूत्र है, एक ही पद है, एक पदात्मक सूत्र नहीं, द्विपदात्मक सूत्र है यह। अपेता, पोढ़, मुक्त, पतिता, पत्रस्तैः, ये तृतीयांत पद है इसमें, और अल्पसः यह प्रथमांत पद है। द्विपदात्मक यह सूत्र है। प्रथम पद जो है वो समस्त पद है। यहाँ भी हम पंचमी प्रथमांत पद का अनुवर्तन करते हैं। समासः का अधिकार है, तत्पुरुषः का अधिकार है, विभाषा का अधिकार है, सुप और सहसुपा, इन तीनों पदों का भी, तीनों पदों का अनुवर्तन है। अब इसमें जो समस्त पद है उसका हम यदि विग्रह समझते हैं तो समस्त पद में विग्रह है यहाँ
कि अपेतस्य अपोढ़स्य, अपेत है अपोढ़ है, अपेतस्य अपोढ़स्य, और अपेतापोढ़ मुक्तस्य पतितस्य अपत्रस्तस्य अपत्रस्तश्च इति अपेतापोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्ताः तैः अपेतापोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैः। अल्पसः ये प्रथमांत पद है, ये अल्प शब्द से यहाँ पर सस प्रत्यय होकर के अल्पसः, अल्प शब्द थोड़े अर्थ में आया है। अब सूत्र का हम अर्थ जब करते हैं, यहाँ पर अल्प शब्द से स्वार्थ में सस प्रत्यय होकर के अल्पसः बना है। अल्प शब्द थोड़ा अर्थ का वाचक है, कुछ अर्थ का वाचक है। तो सूत्र का अब यहाँ अर्थ होगा कि ये जो अपेत है, पंचमी आया है तो पंचम्यंत सुबंत का अपेत प्रकृति के, अपोढ़ प्रकृति के, अपेत अपोढ़ प्रकृति के, मुक्त प्रकृति के, पतित प्रकृति के, अपत्रस्त प्रकृति सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कुछ ही लोग शब्दों के साथ यह समास होता है, अल्पसः कहा, कुछ ऐसे शब्दों के साथ ही समास होता है इसका। पंचम्यंत सुबंत का अपेत प्रकृतिक, अपोढ़ प्रकृतिक, मुक्त प्रकृतिक, पतित प्रकृतिक, अपत्रस्त प्रकृतिक, कुछ शब्दों के साथ समास संज्ञा और तत्पुरुष संज्ञा होती है। ये इसका सूत्र का अर्थ है। उदाहरण के तरफ हम चलें तो उदाहरण देते हैं कि सुखापेतः, सुखात अपेतः, सुखात अपेतः, सुखापेतः। यहाँ पर सुखात में सुख शब्द से पंचमी भक्ति आई है तो सुख अंगसी है और इधर अपेत सु है। पंचम्यंत सुबंत हो गया सुख अंगसी, उसका अपेत प्रकृतिक सुबंत समर्थ सुबंत हो गया अपेत सु। उसके साथ पहले समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर प्रादिपदी संज्ञा विभक्ति का लुक। अब पंचम्यंत जो पद है उससे द्वारा निर्दिश्यमान जो है कौन, सुख, उसी का हम उपसर्जन संज्ञा उसकी करेंगे, उसी का पूर्व प्रयोग करेंगे। सुख है अपेत है और सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो सुखापेत, फिर सादुत्पत्ति करके सुखापेतः, सुखापेतः यानी सुख से अपेत माने दूर, अप माने विपरीत दिशा में, इतः माने गतः। सुख से अपेत विपरीत, सुख जहाँ है उससे विपरीत दिशा में इसे सुखापेत है, माने सुख से दूर। इस तरह से अपोढ़ है, यहाँ पर अपोढ़ के लिए उदाहरण देते हैं कल्पनापोढ़ः, कल्पनापोढ़ः। अब यहाँ पर कल्पनापोढ़ः में कल्पना ये है और टा है, कल्पनया पोढ़ा है, कल्पनापोढ़ः, कल्पनया पोढ़ः, कल्पनापोढ़ः। कल्पना है टा है और अपोढ़ है सु है और अपोढ़ है सु है। यहाँ पंचम्यंत सुबंत हो गया कल्पना, अपोढ़ कैसे हो, टा कैसे हो, नहीं, कल्पना अंगसी और अपोढ़ सु ऐसा होगा, कल्पना अंगसी अपोढ़ सु। यहाँ पर पंचम्यंत हो गया कल्पना अंगसी, उसका अपोढ़ प्रकृतिक सुबंत अपोढ़ सु के साथ समास होगा, तत्पुरुष समास वह कहलाएगा। फिर प्रादिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो करके कल्पना स्वादुत्पत्ति करके कल्पना पोढ़ः बनेगा, माने कल्पना से बाधित है जो, ऐसा अपोढ़ माने बाधित अर्थ है इसका। आगे है अपोढ़ चक्र मुक्तः, चक्रान मुक्तः, चक्रात मुक्तः। अब यहाँ पर चक्र है भी से है, अंगसी है और इधर मुक्त है सु है। चक्रात मुक्त है लौकिक विग्रह वाक्य और चक्र अंगसी मुक्त सु अलौकिक विग्रह वाक्य। तो पंचम्यंत सुबंत हो गया चक्र अंगसी, उसका मुक्त प्रकृतिक सुबंत समर्थ सुबंत मुक्त सु के साथ समास
तत्पुरुष समास, फिर प्रातिपदिक संज्ञा समस्त पद की, समास संज्ञक वाक्य की, उपसर्जन विभक्ति कालुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके चक्र मुक्त, ऐसा फिर स्वादुत्पत्ति करके चक्र मुक्त, ऐसा हुआ। और फिर पतित के साथ, पतित प्राकृतिक पंचम्यंत के साथ भी समर्थ सुबंत पंचम्यंत प्रथमांत पंचम्यंत का समास होता है। उसका उदाहरण है स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ। तो स्वर्गात ये लौकिक, पतित है लौकिक विग्रह वाक्य है, और स्वर्ग अंगसी और पतित सु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब पंचम्यंत पद यहाँ अलौकिक विग्रह वाक्य में स्वर्ग अंगसी है, पंचम्यंत सुबंत स्वर्ग अंगसी, उसका समर्थ सुबंत पतित प्राकृतिक समर्थ सुबंत पतित सु के साथ समास, तत्पुरुष समास। फिर समास संज्ञक की प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति कालुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग स्वादुत्पत्ति करके स्वर्गात् पतितः। इसी तरह से अपत्रस्त के साथ पंचम्यंत का, अपत्रस्त प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ पंचम्यंत का समास होता है। उसका उदाहरण है तरंगा पत्रस्तः। अब तरंगेभ्यः अपत्रस्तः ये लौकिक विग्रह वाक्य है, और तरंग भ्यस और अपत्रस्त सु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब पंचम्यंत सुबंत हो गया तरंग भ्यस, उसका अपत्रस्त प्राकृतिक समर्थ सुबंत अपत्रस्त सु के साथ समास, तत्पुरुष समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति कालुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके तरंग और सवर्ण दीर्घ कर देंगे, अपत्रस्त के आकार का और तरंग के गकारोत्तरवर्ती आकार का, तो आज दीर्घ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ का सवर्ण दीर्घ से तरंगा पत्रस्त और स्वाद उत्पत्ति करके तरंगा पत्रस्तः ऐसा प्रयोग होगा। अब सूत्र में अल्पसः पद का भी उपादान किया गया है। अल्पसः, अल्प शब्द से, अल्प माने थोड़ा, कुछ ही जो हैं उन्हीं के साथ यह समास होता है। जैसे ये जो अल्पादि जो हैं, क्या अपेतादि जो यहाँ पर परिगणित हैं 5, उनका कुछ ही पंचम्यंत पदों के साथ समास होता है, शेष के साथ नहीं होता है। यह बोध कराने के लिए यहाँ अल्पसः पद का उपादान किया गया है। यदि अल्पसः पद का उपादान आप नहीं करें, हम नहीं करें, तो क्या दोष आएगा? यह प्रश्न, इस प्रश्न को, इस जिज्ञासा को आचार्य ने अल्पसः की इस वाक्य के द्वारा उपस्थापित किया है, और उसका समाधान भी एक उदाहरण से दिया है। अब प्रासादात पतितः में प्रासादात है, इधर पतितः है, प्रासादात पंचम्यंत है, प्रासाद अंगसी और पतित सु, यहाँ पर भी पंचम्यंत सुबंत का पतित प्राकृतिक सुबंत के साथ इस सूत्र के यदि अल्पसः पद का उपादान नहीं करें तो यहाँ पर समास होना चाहिए था। समास होता नहीं है, यहाँ पर व्यस्त प्रयोग ही होता है, समस्त प्रयोग यहाँ नहीं होता है। लेकिन अल्पसः पद का उपादान हम नहीं करेंगे तो रोकने का कोई कारण नहीं बनता है। अपेता पोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैर अल्पसः, इस सूत्र से पंचम्यंत सुबंत का अपेतादि प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होने से कोई रोकने वाला नियम है नहीं, हो जाएगा, अनिष्ट रूपापत्ति होगी, ऐसा होता नहीं है, यही सूत्र का लक्ष्य नहीं है। तो अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति होगी, इसको रोकने के लिए अल्पसः पद का उपादान किया गया। क्योंकि सूत्र में जो परिगणित जो ये पद हैं, इन पदों का कुछ ही पंचम्यंतों के साथ समास होता है, सब जगह नहीं होता है। इसलिए पतित का प्रासादात के साथ, स्वर्गात पतितः के साथ तो हुआ, लेकिन प्रासादात पतितः के साथ, प्रासादात के साथ इसका माने प्रासाद अंगसी पंचम्यंत के साथ इसका नहीं होगा समास। ये बतलाने के लिए अल्पसः पद का उपादान किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे अस्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि एक्तेन, अस्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि एक्तेन। अब ये अस्तोक है, अंतिक है, ये अस्तोकानी कृच्छ्रा, अस्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि, ये तृतीयांत प्रथमांत पद है।
और एक तेन ये तृतीयांत पद है। यहाँ पर भी इस सूत्र में भी पंचमी पद का उपादान अनुवर्तन हुआ है, ये पंचमी भयन से, और समासः तत्पुरुषः विभाषा इत्यादि का अधिकार है। तो और सुप और सहसुपा का भी अनुवर्तन है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि पंचम्यंत सुबंत का अस्तोकादि, अस्तोक अंतिक माने हाँ, तो अस्तोकंच अंतिकंच दूरंच, पहले हम यहाँ समास समझें। अस्तोकंच अंतिकंच दूरंच इति अस्तोकांतिक दूराणि, और ते अर्थः जेषां ते अस्तोकांतिक दूरार्थः, अस्तोकांतिक दूरार्थाश्च और कृच्छ्रंच इति अस्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि। ये अर्थ पद का अन्वय अस्तोक के साथ हुआ है, अंतिक के साथ होता है और दूर के साथ होता है, कृच्छ के साथ नहीं होता है। इसलिए अर्थ पद का बीच में निवेश करके और उन्हीं के साथ पहले समास कर दिया गया, बहुव्रीहि समास। पहले इतरेतर जोगद्वंद, फिर बहुव्रीहि, फिर इतरेतर जोगद्वंद, ऐसा समास यहाँ पर अभिप्रेत है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि अब अर्थ पद का द्वंद्व समास में द्वंद्वन्ते श्रीमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते व्युत्पत्ति है। तो द्वंद्व समास है अस्तोक, अंतिक और दूर का। इसके अंत में पर समीप में विद्यमान पद है अर्थ, उसका प्रत्येक के साथ अन्वय करेंगे तो अस्तोक के साथ अन्वय करेंगे तो अस्तोकार्थक, अंतिक के साथ करेंगे तो अंतिकार्थक, और दूर के साथ करेंगे तो दूरार्थक। ये सूत्र अर्थ होगा इसका। और कृच्छ यानी पंचम्यंत सुबंत का अस्तोकार्थक, अस्तोकार्थक प्रकृतिक सुबंत समर्थ सुबंत, अंतिकार्थक प्रकृतिक समर्थ सुबंत, दूरार्थक प्रकृतिक समर्थ सुबंत और कृच्छ्रप प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा होती है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये इस सूत्र का अर्थ होगा। उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, अस्तोकान मुक्तः, अस्तोकान मुक्तः ऐसा है। अब ये पंचम, ये तो लौकी विग्रह, ये तो समस्त पद ही है, यहाँ पर विभक्ति का अलुक हो गया है। पंचम्या अस्तोकादिभ्य, तो यही विग्रह वाक्य भी है। अस्तोकान मुक्तः है, ये लौकी विग्रह वाक्य है। और अस्तोकात, अस्तोक अंगसी और मुक्त सु, ये अलौकी विग्रह वाक्य है। अलौकी विग्रह वाक्य की स्थिति में अस्तोकांत प्रकृतिक सुबंत है अस्तोक अंगसी, उसका मुक्त प्रकृतिक सुबंत के साथ समास कर देंगे, तत्पुरुष समास भी करेंगे। तो ये समास हुआ सबसे पहले, फिर तत्पुरुष समास हो गया। अब समासत्वात् प्रादिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक प्राप्त है सुपधातु प्रादिपदिकयों से। लेकिन पंचम्या अस्तोकादिभ्य यह निषेध सूत्र है, यह विभक्ति का अलुक विधान कर देगा। अलुक समास में यह सूत्र पढ़ा गया है, तो यह अलुक कर देगा। तो पंचमी विभक्ति जैसे पहले थी वैसे ही रह गई। फिर समास करने का फल क्या हुआ? इसी तरह से अल्पात, यह अस्तोकार्थक है, अस्तोक अर्थ में इसका भी प्रयोग होता है अल्प का। तो अल्प अंगसी और मुक्त सु, यहाँ पर भी पंचम्यंत का मुक्त प्रकृतिक सुबंत के सुबंत के साथ समास हुआ, समर्थ सुबंत के। पंचम्यंत का समर्थ सुबंत मुक्त के साथ समास हुआ। समासत्वात् प्रादि संज्ञा विभक्ति का लुक यहाँ भी प्राप्त है, यहाँ भी निषेध कर दिया गया। इस तरह से अंतिकाद आगतः, ये अंतिक अर्थ का तो अंतिक तो स्वयं ही है, अंतिक प्रकृतिक पंचम्यंत का समर्थ सुबंत आगतः के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा। और अंतिकार्थक है अभ्यास, तत्प्रकृतिक सुबंत पंचम्यंत है अभ्यास अंगसी, उसका आगत सु समर्थ सुबंत के साथ समास और तत्पुरुष समास हुआ। ये सब जगह, ये चारों ही जगह है। ये अस्तोक प्रकृतिक सुबंत पंचम्यंत और अस्तोकार्थक प्रकृतिक सुबंत। इस तरह से अंतिक प्रकृतिक सुबंत और अंतिकार्थक प्रकृतिक सुबंत का समर्थ सुबंत मुक्त और आगत के साथ समास संज्ञा हुई, तत्पुरुष समास संज्ञा हुई। विभक्ति का लुक प्रादिपद संज्ञा होकर विभक्ति का लुक प्राप्त था, लेकिन अस्तोकादिभ्य पंचम्या से उसका निषेध हो गया। अब दूर प्रकृतिक सुबंत
और दूरार्थक प्राकृतिक सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इसका उदाहरण दिया इन्होंने, दूराद आगतः और विप्रकृष्टाद आगतः। तो ये दूर अंगसी आगत सु पंचम्यंत हो गया, दूर अंगसी, उसका आगत सु प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा। इस तरह से दूरार्थक प्राकृतिक सुबंत है, पंचम्यंत सुबंत है, विप्रकृष्ट अंगसी, उसका आगत प्राकृतिक समर्थ सुबंत आगत सु के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा। यहाँ पर भी व्यक्ति का लुक प्राप्त है, सुपो धातु प्रातिपदिक से अस्तोकादिभ्य पंचम्य अस्तोकादिभ्य से अलुक हो जाएगा। इस तरह से किच्छ्राद आगत है, कष्ट से आया हुआ, किच्छ कहते हैं दुख तकलीफ, तो कष्ट से आया हुआ यहाँ किच्छ प्राकृतिक सुबंत है, किच्छ अंगसी, उसका समर्थ सुबंत आगत सु के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा। यहाँ पर भी प्रातिपदिक संज्ञा होने से प्रातिपदिका विभक्ति का लुक प्राप्त था, जिससे निषेध कर दिया पंचम्य अस्तोकादिभ्य। इस तरह से इससे अलुक हो गया। ये पंचमी समास तत्पुरुष समास तक ये हमारी ये यात्रा है। अब इसके बाद हम षष्ठी तत्पुरुष में प्रवेश करेंगे, समास में प्रवेश करेंगे। तो दो तत्पुरुष हमारे और जो तत्पुरुष सामान्य के जो भेद हैं ये रह जाएंगे। अब षष्ठी भी छोटा सूत्र है, इसको भी हम लोग पढ़ लें। तो षष्ठी ये प्रथमांत पद है, एक पदात्मक सूत्र है। यहाँ भी समासः का प्राकडारासः से अधिकार है, तत्पुरुषः का अधिकार है, विभाषा का अधिकार है और सुप और सहसुपा का भी अधिकार है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि षष्ठ्यंतम, षष्ठी का यह भी विभक्ति प्रत्यय अंगस भ्याम अंगस ओस आम, ये जो सुप प्रत्यय हैं उससे की यह संज्ञा है, तो यह भी प्रत्यय हो गया, इसमें भी तदंत विधि हो जाएगी। तो षष्ठ्यंत इसका अर्थ होगा। तो सुप जो आया है उसमें भी तदंत विधि होगी, जो अनुवर्तन के द्वारा लब्ध है। तो षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते, षष्ठ्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है, जो कि तत्पुरुषा का भी अधिकार है और विभाषा का भी अधिकार है। वैकल्पिक समास होता है। तो एक पक्ष में तो वाक्य भी रहेगा जो वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कराता है, लौकिक विग्रह जैसे राज्ञः पुरुषः, और दूसरे पक्ष में समास राजपुरुषः होगा। तो राज्ञः पुरुषः ये लौकिक विग्रह वाक्य है, राजन अंगस पुरुषु ये लौकिक विग्रह वाक्य है। अब षष्ठ्यंत सुबंत है राजन अंगस, उसका समर्थ सुबंत पुरुष सु के साथ तत्पुरुष समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक और उपसर्जन संज्ञा होगी राजन की, क्योंकि षष्ठी जो प्रथमांत पद है समास विधायक सूत्र में, उससे निर्दिश्यमान ये षष्ठ्यंत यहाँ पर लक्ष्य में राजन है, इसी का उपसर्जन संज्ञा होगी, इसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो राजन पुरुष है। और नल अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेके पदांत नकार का हम लोप करेंगे, तो राज पुरुष हुआ, फिर सु रूप विसर्ग करके राज पुरुष प्रयोग बनता है। अब आगे याजकादिभिश्च सूत्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। इस यहाँ हमारी यात्रा पहुँचेगी, लेकिन अब समय पूरा हो गया है। अब ये सूत्र भी थोड़ा सा लंबा है व्याख्यान की दृष्टि से, इसलिए मध्य में विराम लेना उचित नहीं होगा। आप लोगों ने अपनी उपस्थिति के द्वारा मेरा मनोबल बढ़ाया है, मेरे अंदर उत्साह का संचार किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को हार्दिक आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और नमस्कार के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। कल पुनः आप लोगों के बीच अपने समय से अपने अगले सूत्रों को लेकर